What's up everyone? Welcome back to the channel. अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो बड़ा आसान सा सरल सा चैप्टर है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आपको ऑलरेडी पता हैं, तो आपको सिर्फ उनका रिवीजन लेना है, एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सिंपल है और लगभग सब में सिमिलर पॉइंट्स हैं, तो आसानी से याद भी हो जाएगा। बिना टाइम को वेस्ट करे हुए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज एक्चुअली स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। हमारे ट्रेनिंग के क्या शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, एंड बॉडी कंडीशंस ऑफ एथलीट्स, और एथलीट्स की क्या बॉडी कंडीशंस रहती है, इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इंडीड इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑल्टर द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एक्सरसाइज से किस तरीके से हमारी बॉडी पे क्या क्या इंपैक्ट्स आते हैं, ऑल्टर होता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। अब याद रखेंगे जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो हम लोग चार चीज़ों को पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। सर चार चीज़ें कौन कौन सी चार चीज़ें? सबसे पहले स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना चार चीज़ें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी। स्ट्रेंथ आप समझते हो, पावर। स्पीड आप कोई चीज़ कितनी तेज़ी से करते हो। एंड्योरेंस आप में कितना स्टेमिना है, कितनी देर तक आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जैसे भागना है तो कितनी देर तक आप एंड्योरेंस के साथ भाग रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी आप कितने लचीले हो, राइट। तो ये सब इसमें देखना है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ पे, देखो कितना ज़बरदस्त भाई साहब ने फुल उठा लिया रोड। तो क्या क्या स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे फैक्टर। सबसे पहले साइज ऑफ द मसल, बड़ा आसान ऑब्वियस सी बात है, जिसका मसल साइज अच्छा होगा, जिसका मसल साइज बड़ा होगा, वो उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। नंबर 2 इज बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक इंडिविजुअल जो हैवी होता है जनरली उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। भाई एक पतला सा इंसान, एक तगड़ा सा इंसान है, तगड़े से इंसान ने घुमा के मुंह पे बजाया बढ़िया करके, और एक पतला सा है वो मारेगा भी तो पता नहीं लगेगा, है ना। तो जिसका वेट बॉडी वेट अच्छा है वो स्ट्रॉन्गर कहलाता है। मसल कॉम्पोजिशन। अब मसल कॉम्पोजिशन देखो क्या होता है हमारे पास, हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। एक होते हैं फास्ट ट्विच जिनको हम वाइट फाइबर्स बोलते हैं, एक होता है स्लो ट्विच जिनको हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ फटाफट करनी होगी, स्पीड से करनी होगी, ज़्यादा पावर के साथ करनी होगी, तो वहाँ पे फास्ट ट्विच फाइबर्स यूज होंगे, और कोई चीज़ लंबे समय के लिए करनी होगी तो वहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर्स यूज होंगे। तो याद रखना, आपको क्विकली करनी है कोई चीज़ और पावर के साथ करनी है तो फास्ट ट्विच चलेंगे, और अगर आपको धीरे धीरे लंबे समय के लिए काम करना है तो वहाँ पे स्लो ट्विच चलेंगे। ये मसल कॉम्पोजिशन भी बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ के लिए, कि जिसका अच्छा मसल कॉम्पोजिशन होगा, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उतनी स्ट्रेंथ वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, आपका नर्वस सिस्टम, माइंड भी उस तरीके से काम करना चाहिए। अगर मैं जिम में जा रहा हूँ और मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है तो वेट उठाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगेगी, मेरा नर्वस सिस्टम से एक जो रिएक्शन आता है, जो मेरा माइंड फटाफट से सिग्नल भेजता है कि हाँ बढ़िया तरीके से उठाना है, तो नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। व्हेनेवर अ स्ट्रॉन्गर नर्व इम्पल्स, एक स्ट्रॉन्गर इम्पल्स आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया सब कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। स्पीड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दीदी जो है पूरी तेज भाग रही हैं, तो ये दीदी कैसे तेज भाग पा रही हैं, क्या क्या चीजें आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं इस चिंटी के तेज भागने के। सबसे पहले आता है हमारे पास द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब वही कि कितना तेजी से आपका नर्वस सिस्टम आपको सिग्नल सेंड कर रहा है, कि मूवमेंट कितना अच्छा है नर्वस सिस्टम का। जब आपका माइंड बहुत तेजी से बहुत अच्छे से काम करता है तो आप फटाफट रिएक्ट कर पाते हो, स्पीड अच्छी बनती है। ठीक है, मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन आप जानते हो, फास्ट ट्विच फाइबर्स का काम है, आपको पावर लगा के फटाफट भागना है तेजी से, लंबे समय के लिए भागना है तो स्लो ट्विच फाइबर्स का काम रहेगा। डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स, सो डिफरेंट स्पीड पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट स्पीड परफॉर्मेंसेस। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, कई बार आपको क्विक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। जैसे रेसलिंग में यूजुअली हम लोग को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बॉक्सिंग में हम लोग को यूजुअली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वहां पे स्पीड में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की काफी जरूरत पड़ती है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन हो पाएगा वहां पे, तो स्पीड ज्यादा बनेगी। फ्लेक्सिबल नहीं हो आप ज्यादा तो आप इतना स्पीडीली काम नहीं कर पाओगे। ठीक
ठीक है, आपने डॉग्स को देखा होगा, आपने कैट्स को देखा होगा, आप कई बार वो गाड़ी के आगे से एकदम निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कैसे निकल गए। तो वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, हाई स्पीड उनकी ऑब्वियसली रहती है। बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ऑब्वियस सी बात है, जैसा फॉर मैक्सिमम स्पीड आपको बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म, आपको फूड कितना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ से एनर्जी कितनी कन्वर्जन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर करती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एंड्योरेंस, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का क्या मतलब है सर? एंड्योरेंस का मतलब आम भाषा में बोलूँ तो स्टैमिना, कितना आप अंदरूनी तौर पे पावरफुल हो, राइट। क्या लिखा है? सबसे पहले होती है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या है जी? यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में कितने अच्छे से वहाँ से ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, तरीके से डेवलप हो रहा है नहीं, फूड से कितनी एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन इनटेक कितना है, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। To perform an activity continuously, energy is required by the muscles, which can be supplied by the presence of oxygen. ठीक है। The aerobic capacity depends on the following factors. कुछ factors हैं जिनका आप हेडिंग में लिखे हुए तो चलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन इनटेक कितना है, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कितना है, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन आया है लंग से वो किस तरीके से मसल्स में जा रहा है, ऑक्सीजन का अपटेक कितना है, अपटेक का मतलब एब्जॉर्ब कितने हुआ है और कितना कंज्यूम हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। और एनर्जी रिजर्व्स कितने आपके पास। एनर्जी रिजर्व्स का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज फास्ट रख के काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फास्ट है तो क्या मैं आज एनर्जी नहीं होगी मेरे अंदर एनर्जी होगी। वो कहाँ से आती है? एनर्जी रिजर्व से आती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि एंड्योरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरोबिक कैपेसिटी, और एरोबिक कैपेसिटी इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन किस तरीके से घूम रहा है बॉडी में और कितना एनर्जी डेवलप हो पा रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नंबर 2 पे लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। आपके अंदर लैक्टिक एसिड कितना है कितना नहीं है, लैक्टिक एसिड का कितना प्रोपोर्शन है, उसका बहुत इंपैक्ट होता है एनर्जी के ऊपर, ठीक है। एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एरोबिक कैपेसिटी। इसके बाद मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जी? अ रनर हु कैन रन एट अ गिवन पेस विद लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन कंटिन्यू विद द सेम स्पीड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक रनर तेज भागता है और दूसरा भी तेज भागता है, लेकिन पहले का एनर्जी कंपैरेटिवली कम लग रहा है, दूसरे का कंपैरेटिवली ज्यादा लग रहा है। तो क्या इकोनॉमी है आपकी मूवमेंट में, मतलब आप कितना अच्छे से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी होता है एंड्योरेंस के अंदर, है ना। अ गुड टेक्निक इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कैन सेव एनर्जी। अच्छी टेक्निक से आप एनर्जी सेव कर सकते हो। इसके बाद मसल कॉम्पोजिशन, वही स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच का कॉम्पोजिशन भी एंड्योरेंस पे बहुत इंपैक्ट डालता है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितना फ्लेक्सिबल हो, कितना लचीलापन हो। यहाँ पे चिंटी कौन सी है? यहाँ पे चिंटी देखो पूरी फ्लेक्सिबल, एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा उल्टा यू बना दिया, है ना। तो ये क्या है जी? सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप इस तरीके से कोई ऐसे घूम नहीं सकता, मैं तो नहीं घूम सकता भाई, तो ये मसल स्ट्रेंथ की बात होती है। नंबर 2, जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा है आपका, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, तो किस तरीके से वो जॉइंट्स आप यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे कितने फ्लेक्सिबल हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एज एंड जेंडर, है ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है, इसीलिए बोला जाता है कि योगा करना चाहिए। योगा आप पढ़ेंगे हम अभी अगले वाले चैप्टर में। हाउएवर ह्यूमन बॉडी इज ट्रेनेबल, आप ट्रेन कर सकते हो। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, आप कितना अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हो अपने मसल को, ये भी इंपैक्ट डालता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो हम लोगों ने चारों ही फैक्टर्स पढ़ लिए, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एंड्योरेंस हो और चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब हमारे पास क्या आ रहा है? द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सरसाइज का इंपैक्ट बताओ, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका साइज ऑफ द हार्ट थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रहती है और आप ज़्यादा हेल्दी रहते हो। एक्सरसाइज से ये बेनिफिट होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट काफ़ी बढ़िया रहता है आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज। Heart finally becomes more efficient. It has been noted that highly conditioned athletes can have their resting heart rates in their 30s, ठीक है, तो better resting heart rate रहता है। Stroke volume increases at rest। देखो जो stroke volume at rest होता है वो यूजुअली 50 to 70 ml पर बीट रहता है। ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, तो अगर आपको हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो छोड़ भी सकते हो आप इस पॉइंट को। तो 50 to 70 ml पर बीट रहता है अनट्रेंड के लिए, लेकिन जो ट्रेंड होते हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स करते हैं, उनका 90 to 110 ml पर बीट रहता है और काफ़ी बढ़िया एंडोरेंस शो करता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है रेस्ट मोड पे इंक्रीज हो जाता है जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं। अच्छा, डिक्रीज इन बीपी, आप जनरल पॉइंट्स कर सकते हो, जैसे हार्ट साइज बड़ा हो गया, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, ब्लड फ्लो अच्छा होता है,
है ना, कॉमन चीज़ें, बीपी नहीं है, ब्लड फ्लो बढ़िया है और शुगर वगैरह की बीमारी नहीं होती, ये सब बेनिफिट्स रहते हैं जो एथलीट्स होते हैं ट्रेन। अच्छा, एक्सरसाइजेज का आपके मसल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है जी, मस्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है, आपका शेप और साइज ऑफ मसल अच्छा होता है। जो लोग बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं उनका आप कभी भी देखना उनके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, फिट होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त उनकी मसल साइज होगा, मसल का शेप होगा, तो शेप और साइज ऑफ मसल अच्छा होता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, ज़्यादा कैपिलरीज उनके अंदर डेवलप हो जाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए कैपिलरीज का मेजर रोल रहता है, तो एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कैपिलरीज डेवलप होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होंगी, फैट डेवलप नहीं होगा बॉडी में। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं फाइबर्स को, वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फाइबर्स दिखने को मिलते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है और आप सुंदर दिखते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स में जो मूवमेंट होगा आप काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे, ट्विस्ट नहीं होगी, पेन नहीं होगा, बढ़िया रहेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। सब कॉमन चल रहा है, कोई ऐसा मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मेन बात है इनका मतलब पता होना, ठीक है। अब आती है हमारे पास इंजरीज। इंजरीज वाला टॉपिक पक्का एग्जाम में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करो। देखो स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सारी इंजरीज देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की इंजरीज होती हैं हमारे पास गाइस? 3 प्रकार की इंजरीज होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू, ये आउटर होती है, जैसे साइकिल पे कोई बच्चा जा रहा है, ठीक है, और वो साइकिल से गिर गया तो उसको बाहर चोट लग गई, स्क्रैचेस आ गए, है ना, तो ये सब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। बोन इंजरीज आप जानते हो, जो किसी भी बोन में, किसी हड्डी में लग रही है। जॉइंट इंजरीज, ये यूजुअली जॉइंट्स के लिए होती हैं। जॉइंट्स कौन से हैं? कोई भी जॉइंट हो सकता है, आपका नी जॉइंट हो सकता है, आपका एल्बो जॉइंट हो सकता है, तो जॉइंट इंजरीज शोल्डर जॉइंट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू आउटर होती है, बोन इंजरीज हड्डी पे होती है और जॉइंट्स में होती है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन। कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कभी भी इंजर्ड ना हुआ हो, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन सी होती हैं? देखो, कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, उसके बाद एब्रेजन और ब्रूसेस। सबसे पहले कॉन्ट्यूजन की बात करते हैं। कॉन्ट्यूजन क्या होता है? देखो, ये इसको चोट लग गई, बच्चे को गिर गया होगा ये साइकिल से, तो इस तरीके की कुछ इंजरी आई है। कॉन्ट्यूजन कैन ऑल्सो बी, कॉन्ट्यूजन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्ट्यूजन, ठीक है। या तो डायरेक्टली कुछ लग गया हो, फुटबॉल खेलते खेलते बड़ी जोर से बॉल आके लगी, राइट, तो कॉन्ट्यूजन कॉमन होता है बॉक्सिंग में, ठीक है, बॉक्सिंग में देखने को मिलता है, बढ़िया करके मुक्का लग गया। रेसलिंग में, कबड्डी में ये देखने को मिलती है। माइनर एक्सीडेंट से भी हो जाता है, ठीक है, और बस बेसिक साइज के आपकी चीज़ें हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन से अगर बचना हो, किस तरीके से बच सकते हो आप, गिरो ना, आपको दिक्कत ना आए, तो सबसे पहले होता है प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए प्रैक्टिस से पहले, ट्रेनिंग से पहले, कंपटीशन से पहले। कंडीशनिंग पे ध्यान देना चाहिए प्रिपरेटरी पीरियड में कि आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपने प्रॉपर ऑयलिंग करी है, आप प्रॉपर हर चीज़ में परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो गार्ड्स होते हैं, एल्बो गार्ड्स होते हैं, उसके बाद लेग्स के गार्ड्स होते हैं, उससे आपको चोट लगने से बच सकते हो आप। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। और गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है ना, अच्छी ऑफिशिएटिंग क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। ट्रीटमेंट क्या है जी कॉन्ट्यूजन का? अगर कॉन्ट्यूजन हो जाए तो क्या करना है? कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन होना चाहिए, या ठंडा आइस हो, और आइस तो ठंडा ही होता है ठंडा पानी हो या आइस हो। इट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 40 मिनट्स परसिस्टेंटली, 40 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं करना है आपको, बस इतना ही यूज करना है। इफ देयर इज मोर स्वेलिंग इन द एरिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग हटाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलेगी। इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट, एक डॉक्टर के पास भाग के जाना है और रिहेबिलिटेशन के लिए, बाद में वापस से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए उस पार्ट में, तो उसके लिए आप लास्ट में फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। दूसरी कौन सी होती है जी? स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी होती है? देखो इस तरीके से कि स्ट्रेन आ गया है। स्ट्रेन क्या होता है कि आपकी कोई छोटा मोटा मसल ट्विस्ट हो जाए, या गर्दन में स्ट्रेन आ गया, कमर में लोग बोलते हैं स्ट्रेन आ गया, तो क्या होता है बेसिकली स्ट्रेन? स्ट्रेन इज ऑल्सो अ मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सिवियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल। मसल ट्विस्ट हो गया, मसल पुल हो गया,
It can happen suddenly or develop over days or weeks. A sudden strain is caused by a recent injury. जैसे आपने बहुत ज़्यादा आप डेडलिफ्ट कर रहे हो जिम में, डेडलिफ्ट होता है वो झुक के रोड उठाने लगा, एकदम कमर में झटका स्ट्रेन आ गया, है ना, ठीक है, या गलत तरीके से कर रहे हो, कैसे बच सकते हो? फिर से वही सेम लगभग, वार्म अप होना चाहिए, कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, प्रॉपर प्ले फील्ड्स कोर्ट्स यूज़ करने चाहिए, और साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम आपको ज़रूर होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? ट्रीटमेंट है प्राइस प्रोटेक्शन, सबसे पहले बचो आप, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया ऑफ विक्टिम फ्रॉम फर्दर इंजरी, ताकि और कोई इंजरी ना हो। अगर जिम में इंजरी हुई है तो अभी जिम रोक दो थोड़े दिन के लिए। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। आइस, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, आइस से मसाज होनी ज़रूरी है। कंप्रेशन क्या होता है कि आप प्रॉपर एक पैड यूज़ करके उस पार्ट को कॉम्प्रेस करो अच्छे से, उसकी मसाज करो अच्छे तरीके से, ठीक है, बांध के रखो उसको। एलिवेशन क्या होता है? कीप द इंजर्ड लेग और हैंड एलिवेटेड ऑन अ पिलो, उसको पिलो के ऊपर एलिवेट स्ट्रेट करके रखो ताकि वो मूवमेंट उसके अंदर ज़्यादा ना हो और इंजरी बढ़े ना, ठीक है। स्ट्रेन के बाद आता है स्प्रेन क्या होती है? लिगामेंट में आती है यूजुअली, देखो इस तरीके से पैर मुड़ गया भागते भागते, फुटबॉल में, क्रिकेट में ये काफ़ी देखने को मिलते हैं, है ना। इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी, इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। जनरली स्प्रेन अकर्स एट रिस्ट जॉइंट्स में या एंकल जॉइंट्स में होता है। समटाइम्स फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल, कई बार स्प्रेन के साथ फ्रैक्चर भी हमें देखने को मिलता है। इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सिवियर पेन, आप देख रहे हो सभी में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सब कॉमन है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि क्या क्या है ना। इसके बाद these can be laxity in the ligament. All the above mentioned symptoms depend on severity of pain. कैसे बच सकते हो? A thorough warm up same, proper conditioning same, देखो सब में similar points, वही लिख के आने हैं, नंबर मिलने हैं। All the sports equipment must be of good quality, play fields use करने हैं, बिल्कुल same to same। Treatment फिर से price, protection, rest, ice, compression, elevation और mice, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, सेम वही आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? एब्रेशन। व्हाट इज एब्रेशन? देखो एब्रेशन इस तरीके से, साइकिल से गिरे और ये बाहर आउटर इंजरी आपको दिखाई दी, हाथों पे, पैरों पे, बोलते ना अरे यार कैसा गिर गए, सारे हाथ पैर छिल गए, हाँ, तो एब्रेशन इज अ मेजर इंजरी, इट मे बी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, या फिर कबड्डी, एथलेटिक्स में, हॉकी में। इट इज लेस सेवियर देन laceration and bleeding if present is minimal. Mild abrasions are known as grazes or scrapes, इनको grazes और scrapes बोलते हैं। They do not bleed but deep abrasions may lead to bleeding. बहुत ज़्यादा bleeding नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, कपड़ा बांध दो सही हो जाती है ना। अब इसके क्या preventions हैं जी? Player should undergo warm up होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड क्वालिटी होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, करेक्ट टेक्निक जाननी चाहिए इन सबको करने से पहले। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पहले क्लीन करो अच्छे से पानी से, उसके बाद मेडिसिन, ऑइंटमेंट, जो कि हम यूजुअली, वैसे मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करूँगा, यूजुअली हम लोग कुछ क्रीम्स लगा रहे हैं या कोई इस तरीके का लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मेडिसिन, वो लगाते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए, और एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है जो आपको फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है। और ड्रेसिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के, यूजुअली कई लोग डेली ड्रेसिंग चेंज करते हैं, कुछ 2 दिन के बाद करते हैं, वो चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं ब्रूसेस। ब्रूसेस क्या होते हैं जी? देखो एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी जोर से आगे बॉल लगी, यहाँ नील पड़ गया, ब्लू ब्लू दिखता है ना, नीला नीला, उसको हम ब्रूसेस बोलते हैं। ब्रूसेस आर नॉट क्लियरली सीन बिकॉज द अपर स्किन रिमेन्स अनअफेक्टेड बट इनर टिश्यूज आर डैमेज्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल beneath the skin collects near the surface resulting in black and blue mark। समझ गए ना एकदम से आप? Usually bruises occurs to sportsmen when they bump into some sports equipment। Prevention क्या है? अच्छे से वार्म अप होना चाहिए, अच्छा एंटीसिपेशन पावर होना चाहिए, चोट वोट नहीं खानी। प्लेयर शुड यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्ले फील्ड्स कोर्ट स्मूथ और क्लीन होने चाहिए, और प्लेयर्स शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग फटीग। टायर्ड जब हो तब उन्हें नहीं खेलना चाहिए। ये आ गई हमारे पास पहली इंजरी खत्म, जो कि हमारे पास थी मेनली, देखो 3 प्रकार की बताई ना मैंने आपको। सबसे पहली आउटर को हमने क्या बोला था, फिर बोन, और बोन के बाद फिर हमारे पास कौन सी वाली आ जाती है? तीसरी वाली, जॉइंट्स। तो देखो शुरू से कहां से शुरू करा हमने? हमारे पास इफेक्ट्स हो गया इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो मसल्स में होती है यूजुअली, बोन इंजरीज हड्डी में, और जॉइंट्स में, ठीक है। अब हम बोन इंजरीज की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बोन इंजरीज।
बोन इंजरीज में हमारे पास यूजुअली फ्रैक्चर्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं कि हड्डी टूट जाना। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें विदाउट एनी वॉन्ड एक बोन टूटी होती है, ठीक है, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है जी? कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है जिसमें जो टूटी हुई बोन होती है, इन द ब्रोकन बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन, स्किन से ही बाहर आ जाती है, उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। और एक से ज्यादा होते हैं उसके अंदर, मतलब एक में तो हड्डी टूटी है और बाकी स्किन वैसी की वैसी है, सिंपल। हड्डी बाहर निकल आए तो कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ हड्डी नहीं टूटती, हड्डी के साथ आसपास के टिश्यूज, नर्व्स, आर्टरीज ये भी डैमेज हो जाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। तो सिंपल आ गया एक, तो फिर कंपाउंड आ गया, फिर कॉम्प्लिकेटेड आ गया। अब बोन इज ब्रोकन एंड डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कौन सा होता है? ये यूजुअली क्या होता है, ये ग्रीन स्टिक हम लोग बच्चों में देखते हैं जब सॉफ्ट सॉफ्ट बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां, यूजुअली बच्चों की बोन्स एकदम टूट जाती हैं, बोलते हैं ना, तो वो सॉफ्ट जब बोन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं हम? ग्रीन स्टिक। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। उसके बाद होता है हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस, इट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। देखो ये बहुत सारे हमने पढ़े हैं, जब बोन 3 से 4 टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, उसको हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी टूटी एक तरफ से, उसको दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ गई, वो मतलब एक तरफ से ब्रेक होकर दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एंड ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन एंटर इनटू अनदर बोन, इट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्यों होते हैं? इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में होते हैं। उसके बाद ट्रॉमेटिक, फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग की वजह से होता है फ्रैक्चर यूजुअली। सडन फॉल, को एकदम से हार्ड सरफेस पे गिर जाए या डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाए, किसी ने डंडा मार दिया कुछ ऐसा, तो फ्रैक्चर हो सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं? वार्म अप जरूरी हर जगह, कंडीशनिंग जरूरी हर जगह, टायर्डनेस में नहीं खेलना है, नहीं तो फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज एसेंशियल। प्लेयर शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। प्रैक्टिस और कंपटीशन में केयरफुल और अलर्ट रहना है, ठीक है जी। ये सब फ्रैक्चर्स बोन इंजरीज में आ गया। अब आते हैं जॉइंट इंजरीज। जॉइंट होती है जॉइंट्स में, देखो चाहे वो पैर का हो चाहे वो हाथ का हो, जॉइंट्स में होती है। द डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैन अकर इन स्पोर्ट्स दैट मे इन्वॉल्व फॉल सच एज डाउनहिल स्काइंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, वॉलीबॉल। इसमें हमें जॉइंट्स का यूज ज़्यादा होता है, तो जॉइंट्स इंजरी देखने को मिलती है इन स्पोर्ट्स में। अ हार्ड ब्लो टू अ जॉइंट, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा ब्लो हो जाए, अ फॉल, गिर जाए कोई जॉइंट्स के बल, फोर्सफुल थ्रोइंग, किसी ने जान के पुश कर दिया जोर से, लिफ्टिंग और हिटिंग may cause dislocation. In fact, it is a dislocation of surface of bone. Bone dislocate हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसके बाद कितने प्रकार के इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखो, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, जॉ समझते हो आप लोगों का, जॉ ये जो फेस में नीचे लोअर जॉ होता है ना, ये डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट इधर उधर हो गया, हिप जॉइंट इधर उधर हो गया। इसके बाद डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, ठीक है, तो जनरली इट अकर्स व्हेन चिन स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट फोर्सफुली। अगर मुंह जोर से किसी चीज को हिट करता है तो जॉ इधर उधर हो जाता है। शोल्डर में क्या होता है? सडन जर्क, कोई झटका लग जाए, क्रिकेट में बहुत होता है, आपने देखा होगा कि शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया। हिप जॉइंट, ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई जाए अगर स्पॉन्टेनियसली, उससे हिप लोकेशन इधर उधर हो जाती है। रिस्ट तो यूजुअली आप जानते ही हो, हाथों में जब रिस्ट में चोट लग जाए, ये जॉइंट इधर उधर, ये पर्टिकुलर, ये सारी इसमें आते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी इसके ट्रीटमेंट है मेडिकल हेल्प को बुलाया जाए हाथों हाथ, ट्राई टू मूव द जॉइंट और टू प्लेस इट बैक इन द सॉकेट, वापस से वहीं ले जाने की कोशिश की जाए जहां से वो बेसिकली बना था। कीप आइस ऑन द स्पॉट, आइस रखी जाए, स्वेलिंग ना हो, ताकि स्लिंग और स्प्लिंट द अफेक्टेड जॉइंट इनटू इट्स फिक्स पोजीशन, उसे वापस से फिक्स पोजीशन पे लाने की ट्राई करी जाए। बट याद रखना, these stunts are performed by professionals under expert supervision, please do not try them at home, डॉक्टर को करने दें। प्रिवेंशंस क्या है? स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, केयरफुल रहें प्लेयर्स, रूल्स को फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, फॉल्स, गिरने से बचें, ठीक है। अब आता है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज होती ही क्यों है यार? इंजरी क्यों देखने को मिलती है? पहली बात, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। जब प्लेयर्स की कंडीशनिंग अच्छी नहीं होती, वार्म अप्स अच्छे नहीं होते, तो होती है। तो प्लेयर्स एक तो फ्रेश होने चाहिए, टायर्ड ना हो, प्रॉपर कंडीशनिंग में हो, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ हो, वार्म अप के साथ हो, तो नहीं होगी। तो कंडीशनिंग प्रॉपर हो, वार्म अप प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर अगर रहेगा तो इंजरी होगी। ट्रेनिंग का साइंटिफिक वे नहीं है, अनसाइंटिफिक वे से ट्रेन कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं। लैक ऑफ फिटनेस नहीं है तो भी, ठीक है जी। अब स्पोर्ट्स इंजरीज से कैसे बचना है? हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज, कैसे बच सकते हो? नंबर 1, वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए सबसे पहले तो, तब आप बच सकते हो। नंबर 2, प्रॉपर कंडीशनिंग, वो जो ऊपर कॉजेज थे ना सब हटा दो,
प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, अरे वाह सब खाना है वो सब, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट सब देखना, हेल्दी फैट्स, कहीं लग जाओ मक्खन घी खाने उल्टा सीधा, हेल्दी, मक्खन घी भी हेल्दी है बट वो एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत फैट हो जाएगा, है ना। अच्छा, बैलेंस डाइट हो गया, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स होनी चाहिए, टिप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, भाई साहब इसको आप रीड करो, देखो बहुत बेसिक है। हाइड्रेशन न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अच्छी ट्रेनिंग सर्विसेज पे ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग और कंपटीशन एरियाज क्लीन होने चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड, देखो ये फर्स्ट एड बताया ना, फर्स्ट एड बॉक्सेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपकी बाइक्स में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, जिसको कभी यूज़ कोई कम ही करता है। तो क्या होते हैं फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज अ फर्स्ट हेल्प which is given to the wounded or accidental victim before the arrival of doctor. In other words, डॉक्टर के आने से पहले जो असिस्टेंस दिया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इधर अ माइनर और सीरियस इलनेस with care provided to preserve a life, prevent the conditions from worsening or to promote recovery। कारण क्या है जी? सबसे पहले माइनर या सीरियस इलनेस में पहली हेल्प केयर से दी जाती है लाइफ बचाने के लिए कि बस एकदम फर्स्ट एड मिल जाए, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्सन, उसे और वर्स्ट ना हो जाए कंडीशन, उससे बचाने के लिए और रिकवर करने के लिए। एम्स क्या होते हैं? इज टू ट्राई टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ अ वाउंडेड पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जिंदगी प्रिजर्व करना, ऑब्वियस सी बात है, सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम, किसी की जान ना जाए तो फर्स्ट एड फटाफट दिया जाता है। एलिवेट पेन एंड सफरिंग, उसका पेन कम किया जा सके, सफरिंग कम की जा सके। टू प्रिवेंट कंडीशनिंग फ्रॉम वर्सनिंग, कंडीशन जो है वो वर्स ना हो जाए और ना खराब हो जाए, इसलिए फर्स्ट एड दिया जाता है। टू प्रमोट रिकवरी, रिकवर हो पाए, और अर्ली मेडिकल एड उसको फटाफट से मिल पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेने हैं, किसके अंदर 4 चीज़ें बताई मैंने आपको, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इंजरीज, चाहे वो मसल्स में हो, चाहे वो बोन्स में हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो, वो देख लेनी है। उसके बाद इंजरीज के प्रिवेंशन आपको साथ साथ पढ़ा दिए मैंने, सब में लगभग सेम चीज़ें चल रही थी हैं। और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट एड हमने देखा। तो इस तरीके से चैप्टर चलता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप साथ साथ प्रिपेयर भी करके चल रहे होगे। इसके बाद चलते हैं एक और चैप्टर की तरफ, तब तक ये प्रिपेयर करो। 3 चैप्टर हो गए, अब रह गए 2 चैप्टर। मिलता हूँ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।